इंजन को ठीक कर सकता हूँ। क्या बकवास कर रहा है ये बच्चा? अब ये इंजन ठीक करेगा? तुम्हें जरा भी अंदाजा है तुम क्या बोल रहे हो? अब मैं अपनी औकात दिखाऊंगा और इस इंजन को ठीक कर दूंगा। साल 2023 का अगस्त महीना था। बेंगलुरु की इलेक्ट्रॉनिक सिटी में वह सुबह कुछ अलग थी। आम दिनों में जहां तकनीकी कंपनियों के बाहर कॉफी की खुशबू, कारों की कतारें और कर्मचारियों की हंसी गूंजती रहती थी, उस दिन वहां एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। सड़क के बीचों बीच कांच और स्टील से बनी एक भव्य इमारत खड़ी थी जिसका नाम था आर्यावर्त रोबोटिक्स लिमिटेड। यह वही कंपनी थी जिसने भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की दुनिया में नई पहचान दी थी। दुनिया के कई देशों में इसकी मशीनें काम कर रही थीं, लेकिन आज उसी इमारत के भीतर जैसे कुछ मर चुका था। पिछले 10 दिनों से कंपनी का सबसे अहम और सबसे महंगा प्रोजेक्ट पूरी तरह बंद पड़ा था। एक 120 करोड़ रुपए की लागत से बनी हाइड्रोलिंक H9 100 नाम की विशाल ऑटोमेशन मशीन, जो पूरे प्रोजेक्ट की रीढ़ थी, अचानक ठप हो गई थी। इस मशीन के बंद होते ही पूरी उत्पादन प्रक्रिया रुक गई थी। हर दिन करीब 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। 10 दिन में 20 करोड़ से ज्यादा का घाटा और उससे भी बड़ा नुकसान कंपनी की साख का था। आज तक आर्यावर्त रोबोटिक्स में ऐसा कभी नहीं हुआ था। देश और विदेश से बड़े बड़े इंजीनियर बुलाए जा चुके थे। जर्मनी, जापान और दक्षिण कोरिया से आई टीमों ने मशीन का हर हिस्सा जांचा। सेंसर बदले गए, वायरिंग दोबारा की गई, सॉफ्टवेयर फिर से डाला गया, लेकिन मशीन टस से मस नहीं हुई। लाल चेतावनी लाइट लगातार जल रही थी, जैसे मशीन चुपचाप कुछ कहना चाहती हो, लेकिन कोई उसकी भाषा समझ नहीं पा रहा हो। इमारत के सबसे ऊपर कांच की दीवारों से घिरे मीटिंग रूम में वेदांत मल्होत्रा खड़े थे। लंबा कद, सादी सफेद शर्ट, बिना टाई, आंखों के नीचे नींद की कमी के गहरे निशान। वेदांत टेक्नोलॉजी की दुनिया का बड़ा नाम थे। शून्य से इस कंपनी को खड़ा किया था उन्होंने, लेकिन आज उनकी आंखों में आत्मविश्वास नहीं, चिंता और डर साफ दिख रहा था। उन्होंने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा और कहा कि 10 दिन हो गए और अभी तक मशीन चालू नहीं हुई। क्या हम बच्चों की तरह कंपनी चला रहे हैं? कमरे में खड़े इंजीनियर सिर झुकाए खामोश थे। एक सीनियर इंजीनियर ने कांपती आवाज में कहा कि सर, हमने हर सिस्टम चेक कर लिया है। सेंसर, कंट्रोल यूनिट, हाइड्रोलिक सिस्टम, सॉफ्टवेयर, सब कुछ सही दिख रहा है। दूसरे इंजीनियर ने बताया कि जर्मनी की स्पेशल टीम भी 3 दिन से लगी हुई है, लेकिन असली समस्या पकड़ में नहीं आ रही। वेदांत ने गहरी सांस ली। गुस्सा अब चिंता में बदल चुका था। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि आज पूरा सिस्टम फिर से शुरू से चेक होगा और शाम तक रिपोर्ट चाहिए। मीटिंग खत्म हुई। वेदांत थके हुए कदमों से लिफ्ट की ओर बढ़े और नीचे आए। जैसे ही वह गेट के पास पहुंचे, उनकी नजर फुटपाथ पर बैठे एक लड़के पर पड़ी। उम्र करीब 15 साल, फटे हुए कपड़े, घुटनों तक जमी धूल, एक हाथ में जूते चमकाने का ब्रश और दूसरी तरफ पॉलिश की बोतल। वह जूते पॉलिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें जूतों पर नहीं थीं। वह सामने खड़ी आर्यावर्त रोबोटिक्स की ऊंची इमारत को लगातार देख रहा था, जैसे उस कांच के भीतर उसका कोई सपना कैद हो। उस लड़के का नाम आरव था। वेदांत ने उसे बस एक नजर देखा और फिर आगे बढ़ गए। उन्हें क्या पता था कि यही लड़का कुछ ही घंटों बाद उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। आरव हर दिन यहां आता था। सुबह जूते पॉलिश करता, दोपहर में चाय वाले की मदद करता और शाम को फिर इसी जगह बैठ जाता। लेकिन वह बाकी बच्चों जैसा नहीं था। उसकी नजरें हमेशा कंपनी के मशीन सेक्शन की ओर टिकी रहती थीं। आज भी अंदर इंजीनियरों की भाग दौड़ चल रही थी। अलार्म की आवाजें गूंज रही थीं। लाल चेतावनी लाइट अब भी जल रही थी। आरव ने धीरे से खुद से कहा कि 10 दिन से मशीन बंद है, लेकिन ये लोग गलत जगह देख रहे हैं। असली समस्या तो बैकअप यूनिट में है। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि कोई सुन नहीं सकता था, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज चल रहा था। उसे पता था कि कोई उसकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि दुनिया जूते पॉलिश करने वाले बच्चों की बात नहीं सुनती। किसी को नहीं पता था कि यह बच्चा दिन में सड़क पर बैठता है और रात में मशीनों से बातें करता है। किसी को नहीं पता था कि उसकी जिंदगी कितनी खामोशी में लड़ रही है। आरव इमारत को देखते हुए मन ही मन बोला कि काश उसे बस 5 मिनट मिल जाएं। सिर्फ 5 मिनट। वह इस मशीन को ठीक कर सकता है, लेकिन किस्मत हर किसी को मौका सीधे नहीं देती।
अक्सर वह पहले इम्तिहान लेती है और आरव का इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। राधे 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 बरसाने वाली राधे। आरव के लिए वह इमारत सिर्फ कांच और स्टील का ढांचा नहीं थी, वह उसके लिए एक सवाल थी, एक चुनौती थी और कहीं न कहीं एक सपना भी। दिन भर सड़क किनारे बैठकर जूते पॉलिश करते हुए भी उसका मन वहीं अटका रहता था। ब्रश उसके हाथ में चलता रहता, लेकिन दिमाग मशीनों के भीतर घूमता रहता। लोग आते, जूते चमकवाते और चले जाते। कोई उसके चेहरे की तरफ ठीक से देखता भी नहीं था। सबके लिए वह बस एक गरीब बच्चा था, जिसे दिन के अंत में कुछ सिक्के मिल जाएं, वही काफी था। शाम ढलते ही जब दफ्तरों की लाइटें जल उठतीं और कर्मचारी अपने घरों की ओर लौटने लगते, तब आरव भी अपना छोटा सा सामान समेटता। उसके कदम तेज नहीं होते थे, लेकिन मन में एक बेचैनी रहती थी। उसे जल्दी थी, क्योंकि रात उसका असली स्कूल होती थी। वह स्कूल जहां किताबें नहीं थीं, ब्लैक बोर्ड नहीं था, लेकिन मशीनें थीं, जंग लगे औजार थे, तेल की गंध थी और एक बूढ़ा आदमी था जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु था। वह बूढ़ा आदमी आरव का नाना था। शहर के एक पुराने मोहल्ले में तंग गलियों के बीच उनका छोटा सा गैराज था। टिन की छत, दीवारों पर जमी ग्रीस, कोनों में पड़े टूटे पंखे, पुराने जनरेटर और अधखुले स्कूटर। बाहर से देखने वाला कोई भी आदमी कह देता कि यह जगह कबाड़ से भरी है, लेकिन आरव के लिए यह जगह किसी मंदिर से कम नहीं थी। यहीं उसने मशीनों की भाषा सीखी थी। नाना कभी इसी आर्यावर्त रोबोटिक्स में सीनियर इंजीनियर हुआ करते थे। वे उन दिनों के गवाह थे जब वेदांत मल्होत्रा एक छोटे से कमरे में बैठकर कंपनी का सपना देखा करते थे। लेकिन समय बदला, रिश्ते बदले और नाना इस दुनिया से बाहर हो गए। अब उनकी पहचान सिर्फ एक बूढ़े मैकेनिक की थी, जिसकी आंखों में अनुभव था और हाथों में अब भी मशीनों की पकड़। रात को गैराज का दरवाजा आधा बंद होता, बाहर की आवाजें धीमी पड़ जातीं और भीतर सिर्फ औजारों की खनक सुनाई देती। नाना किसी पुराने मोटर को खोलते और आरव ध्यान से देखता। नाना समझाते कि यह पेंच सिर्फ लोहे का टुकड़ा नहीं है, यह पूरी मशीन को बांधे रखता है। अगर इसे गलत जगह घुमा दिया जाए तो पूरी व्यवस्था बिगड़ सकती है। आरव चुपचाप सुनता और हर बात को अपने भीतर उतार लेता। नाना अक्सर कहते कि मशीन को सिर्फ आंखों से मत देखो, उसे महसूस करो, उसकी आवाज सुनो, उसके कंपन को समझो। हर मशीन बोलती है, बस सुनने वाला चाहिए। आरव मुस्कुरा देता। उसे यह सब अजीब नहीं लगता था, क्योंकि वह सच में मशीनों की आवाज सुन सकता था। वह यह नहीं जानता था कि यह साधारण समझ नहीं थी, बल्कि एक असाधारण क्षमता थी। घर के भीतर हालात अच्छे नहीं थे। आरव की मां नंदिनी अक्सर बीमार रहती थीं, शरीर कमजोर हो चुका था, दवाइयां महंगी थीं और पैसे हमेशा कम पड़ जाते थे। कई बार आरव ने अपनी मां को आधी दवा खाते देखा था, ताकि अगली खुराक के लिए कुछ बच जाए। मां जब भी उसे देखती, मुस्कुरा देती और कहती कि मैं ठीक हूं, लेकिन आरव जानता था कि वह झूठ है। रात को जब वह थककर जमीन पर लेटता, तब भी उसका दिमाग मशीनों के बीच घूमता रहता। उसे आर्यावर्त की वह विशाल मशीन याद आती, जो 10 दिनों से खामोश खड़ी थी। उसे लगता जैसे वह मशीन दर्द में है और मदद के लिए पुकार रही है। वह सोचता कि अगर उसे बस थोड़ी देर के लिए उसके पास जाने दिया जाए, तो वह उसकी तकलीफ समझ सकता है। अगली सुबह जब वह फिर कंपनी के गेट के पास पहुंचा, तो माहौल पहले से ज्यादा तनाव भरा था। इंजीनियरों के चेहरे उतरे हुए थे, गार्ड सख्त थे, हर कोई जल्दी में था। आरव ने अपना स्टूल लगाया और जूते पॉलिश करने लगा, लेकिन आज उसका मन कहीं और था। उसकी मां की दवाइयां खत्म हो चुकी थीं। नाना ने रात को कहा था कि बेटा, दुनिया गरीब के हुनर को तब तक नहीं पहचानती जब तक वह दुनिया को झटका न दे दे। वही बात आरव के दिल में गूंज रही थी। उसे पैसे चाहिए थे, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे मौका चाहिए था। वह जानता था कि अगर वह मशीन ठीक कर दे, तो शायद उसकी जिंदगी बदल जाए। उसने हिम्मत करके गार्ड से कहा कि बस 5 मिनट मशीन को देख लेने दे। गार्ड ने डांट दिया और धक्का देकर उसे पीछे हटा दिया। कुछ लोग हंसने लगे। किसी ने कहा कि यह बच्चा पागल है, किसी ने कहा कि इसे तो लैपटॉप भी चलाना नहीं आता होगा। आरव ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप उठकर एक कोने में बैठ गया।
उसके घुटनों पर धूल थी, कपड़े और गंदे हो गए थे, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी। वह भीतर ही भीतर तय कर चुका था कि वह हार नहीं मानेगा, क्योंकि उसके लिए यह सिर्फ एक मशीन नहीं थी, यह उसकी माँ की दवा थी, यह उसके नाना की इज्जत थी, और शायद उसकी अपनी पहचान भी। उसे नहीं पता था कि यह जिद, यह खामोश भरोसा उसे उस दरवाजे के भीतर ले जाने वाला है जहां से उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उस दिन दोपहर के बाद का समय था। सूरज ऊपर था, लेकिन आर्यावर्त रोबोटिक्स के भीतर अंधेरा और भारीपन पसरा हुआ था। मशीन सेक्शन में बार बार अलार्म बज रहा था, और हर बार वह आवाज लोगों के दिलों की धड़कन और तेज कर देती थी। इंजीनियरों के चेहरे थके हुए थे, आंखों में नींद नहीं बल्कि डर था। डर इस बात का कि अगर आज भी कुछ नहीं हुआ तो कल क्या होगा, यह कोई नहीं जानता था। आरव बाहर फुटपाथ पर बैठा सब देख रहा था। अब वह जूते पॉलिश कम कर रहा था और कंपनी की तरफ ज्यादा देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मशीन उसे बुला रही हो। हर बार जब लाल लाइट चमकती, उसके भीतर कुछ चुभता। वह खुद से कहता कि यह मशीन खराब नहीं है, इसे जानबूझकर रोका गया है, यह कोई हादसा नहीं है। लेकिन उसकी यह समझ, उसकी यह आवाज बाहर की दुनिया तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। अचानक मशीन सेक्शन से तेज सायरन की आवाज आई। स्क्रीन पर सिस्टम क्रिटिकल एरर लिखा चमक उठा। कुछ इंजीनियर घबराकर बाहर की ओर दौड़े। गार्ड सतर्क हो गए। माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। आरव भी डर गया, लेकिन उसकी नजरें मशीन के कंट्रोल रूम पर टिक गईं। उसे साफ दिख रहा था कि लोग फिर वही कर रहे हैं जो पिछले 10 दिनों से कर रहे थे। सेंसर, स्क्रीन कोड, लेकिन कोई भी वहां नहीं देख रहा था जहां असली गड़बड़ी छुपी हुई थी। वह धीरे से उठा और गेट के पास चला गया। उसने हिम्मत करके फिर से अंदर झांकने की कोशिश की। तभी एक गार्ड ने उसे देख लिया और गुस्से में चिल्लाया, क्या है रे, बार बार यहां क्यों आ जाता है? उसने आरव को जोर से धक्का दिया। आरव संतुलन खो बैठा और सड़क पर गिर पड़ा। उसके हाथ से ब्रश और बोतल दूर जा गिरे। कुछ लोग रुककर देखने लगे। किसी ने हंसते हुए कहा कि यह बच्चा सच में पागल है। किसी ने कहा कि इतनी बड़ी कंपनी में यह क्या कर लेगा। आरव उठा, कपड़ों से धूल झाड़ी और चुपचाप वापस अपने कोने में बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन उसने उन्हें जल्दी से पोंछ लिया। उसे रोना नहीं था, उसे बस एक मौका चाहिए था। वह जानता था कि अगर वह अंदर गया और सही जगह दिखा दी तो सब बदल सकता है। लेकिन वह यह भी जानता था कि उसकी शक्ल, उसके कपड़े और उसका पेशा उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। शाम ढलने लगी थी। वेदांत मल्होत्रा थके हुए कदमों से बाहर आए। सिर भारी था, आंखें जल रही थीं। 10 दिनों की नींद एक साथ उतर आई थी। जैसे ही वह गेट के पास पहुंचे, उनकी नजर फिर उसी लड़के पर पड़ी। वही लड़का जो सुबह से वहीं बैठा था। अब वह चुपचाप जमीन पर बैठा था। उसके पास कोई ग्राहक नहीं था। ब्रश एक तरफ पड़ा था, लेकिन उसकी नजरें अब भी कंपनी के भीतर थीं। वेदांत कुछ पल रुके। उन्हें नहीं पता क्यों, लेकिन उस लड़के की आंखों में उन्हें कुछ अलग दिखा। कोई लालच नहीं, कोई चालाकी नहीं, सिर्फ एक बेचैन सच्चाई। उन्होंने गार्ड से पूछा कि यह लड़का यहां बार बार क्यों आता है। गार्ड ने झुंझलाकर कहा कि सर, यह कहता है कि मशीन ठीक कर देगा, मशीनों की तरफ घूरता रहता है। मैंने इसे कई बार भगाया है। वेदांत ने आरव की तरफ देखा। आरव ने नजरें झुका लीं। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद वेदांत ने पूछा कि तुम मशीन को इतना ध्यान से क्यों देखते हो? आरव की आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन शब्द साफ थे। सर, मुझे मशीनें पसंद हैं। वेदांत ने हल्की सी हंसी के साथ कहा कि मशीनें और तुम जूते पॉलिश करते हो, ये करोड़ों की मशीनें हैं। आरव के भीतर डर था, लेकिन उससे बड़ा विश्वास था। उसने हिम्मत करके कहा कि सर, अगर मुझे बस एक बार मशीन के पास जाने दिया जाए तो मैं बता सकता हूं कि समस्या क्या है। पास खड़े कुछ इंजीनियर हंस पड़े। किसी ने कहा कि सर, समय बर्बाद मत कीजिए, 10 दिन में हम नहीं समझ पाए और यह बच्चा बताएगा। लेकिन आरव चुप रहा। उसने सिर्फ वेदांत की आंखों में देखा, जैसे वह उनसे नहीं, उनकी अंतरात्मा से बात कर रहा हो। वेदांत के भीतर कुछ हिला। उन्हें अचानक अपना बचपन याद आ गया। वह समय जब लोग उन्हें भी ऐसे ही देखते थे। एक आम सा लड़का, बड़े सपने और कोई भरोसा नहीं। उन्होंने गहरी सांस ली और सख्त आवाज में कहा कि ठीक है, इसे अंदर लाओ।
पूरे स्टाफ में जैसे बिजली दौड़ गई। सर, यह ठीक नहीं है, यह बच्चा है, मशीन खतरनाक है। लेकिन वेदांत ने साफ शब्दों में कहा कि मैंने कहा है, इसे अंदर लाओ। आरव पहली बार उस गेट के भीतर गया जिसे वह महीनों से बाहर से देखता आ रहा था। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़क रहा था। लोग फुसफुसा रहे थे, कोई उसे मजाक समझ रहा था, कोई खतरा। लेकिन आरव की नजर सिर्फ एक जगह थी, उस विशाल मशीन पर, वही हाइड्रोलिंक H900 जो अब उसके सामने खामोश खड़ी थी। वेदांत ने इंचार्ज से पूछा कि मशीन क्यों बंद है। इंचार्ज ने वही पुराना जवाब दिया कि सर, तकनीकी खराबी है, हमने सब कुछ चेक किया है। वेदांत ने आरव की ओर देखा और पूछा कि तुम्हें पता है यह मशीन क्यों बंद है। पूरा हॉल शांत हो गया। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला कि सर, अगर मैं मशीन को पास से देख लूं तो शायद बता सकूं। लोग फिर हंसे, लेकिन इस बार वेदांत नहीं हंसे। उन्होंने सबको चुप कराया। आरव धीरे धीरे मशीन के चारों ओर घूमने लगा। वह उसे छू रहा था, उसकी आवाज सुन रहा था, उसके कंपन को महसूस कर रहा था, जैसे वह किसी जीवित चीज से बात कर रहा हो। अचानक आरव रुका और बोला कि सर, यह मशीन खुद नहीं रुकी, इसे किसी ने रोका है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। एक इंजीनियर ने हंसते हुए कहा कि यह बकवास है, मशीन खराब है। आरव ने शांत आवाज में कहा कि नहीं सर, इसके मेन प्रेशर वाल्व को आधा घुमाया गया है। यह हादसा नहीं, जानबूझकर किया गया है। इंजीनियर चौंक गए। किसी ने कहा कि यह नामुमकिन है, उस वाल्व तक पहुंचने के लिए मशीन खोलनी पड़ती है। आरव ने मशीन के एक कोने की तरफ इशारा किया और कहा कि अगर इस पैनल की तीसरी स्क्रू ढीली कर दी जाए तो बिना पूरी मशीन खोले जांच की गई। स्क्रू सच में ढीली थी। उस पल कमरे की हवा बदल गई। अब यह सिर्फ एक खराब मशीन नहीं थी, यह एक साजिश थी। और उस साजिश को सबसे पहले पहचानने वाला एक जूते पॉलिश करने वाला बच्चा था। कमरे में अचानक ऐसा सन्नाटा छा गया था जैसे किसी ने हवा को भी रोक दिया हो। मशीन सेक्शन, जो कुछ देर पहले तक शोर और बहस से भरा था, अब बिल्कुल शांत था। सबकी निगाहें कभी उस ढीली स्क्रू पर जातीं, कभी आरव के चेहरे पर। किसी के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। 10 दिनों से जिन इंजीनियरों की समझ यहां आकर ठहर गई थी, वहां एक 15 साल का बच्चा बिना किसी औपचारिक पढ़ाई के साजिश की तरफ इशारा कर चुका था। वेदांत मल्होत्रा ने गहरी सांस ली। उनके भीतर अब तक जो डर था वह एक अजीब सी स्पष्टता में बदल रहा था। उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में पूछा कि अगर यह वाल्व जानबूझकर घुमाया गया है तो क्या मशीन फिर से चालू हो सकती है? कमरे में कुछ इंजीनियर बेचैन हो उठे। किसी ने कहा कि सर, यह मशीन बेहद संवेदनशील है, जरा सी गलती से विस्फोट भी हो सकता है। किसी ने कहा कि बच्चा है, इसे जिम्मेदारी मत दीजिए। लेकिन वेदांत की नजरें आरव पर टिकी थीं। उस चेहरे पर न डर था, न घबराहट, बस एक अजीब सा भरोसा था, जैसे उसे ठीक ठीक पता हो कि आगे क्या करना है। वेदांत ने उससे सीधे पूछा कि अगर मैं कहूं कि मशीन ठीक कर दो तो क्या तुम कर पाओगे? आरव ने पहली बार हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसने कहा कि सर, कोशिश करूंगा। यह शब्द किसी दावे की तरह नहीं थे, बल्कि एक सच्ची नीयत की तरह थे। कमरे में खड़े लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यह पागलपन लग रहा था, लेकिन अब पीछे हटने का रास्ता भी नहीं था। आरव ने मशीन के निचले हिस्से की तरफ इशारा किया और टॉर्च मांगी। एक इंजीनियर ने झिझकते हुए टॉर्च बढ़ाई। जैसे ही रोशनी अंदर पड़ी, आरव का चेहरा गंभीर हो गया। उसने ध्यान से देखा, फिर बिना हड़बड़ी के बोला कि यह पाइप अपनी जगह से थोड़ा सा खिसक गया है। यही वजह है कि प्रेशर गलत जगह जा रहा है। इंजीनियर झुककर देखने लगे। किसी ने धीमी आवाज में कहा कि यह तो सच में गलत फिट हुआ है। आरव ने हाथ अंदर डाला और बड़ी सावधानी से पाइप को उसकी सही जगह पर घुमाया। यह कोई जल्दबाजी नहीं थी। उसके हर मूवमेंट में अभ्यास था, जैसे उसने यह काम सैकड़ों बार किया हो। उसके बाद वह मशीन के दाईं तरफ गया, जहां एक बड़ा जंक्शन बॉक्स हल्का सा कंपन कर रहा था। उसने बॉक्स पर हाथ रखा और तुरंत पीछे हट गया। उसने कहा कि अगर अभी मशीन चालू की गई तो ब्लास्ट हो सकता है। पूरा स्टाफ घबरा गया। वेदांत ने आगे बढ़कर पूछा कि क्यों? आरव ने शांत आवाज में समझाया कि इस बॉक्स की वायरिंग बदल दी गई है। पॉजिटिव और नेगेटिव तार उलट दिए गए हैं। यह कोई गलती नहीं, जानबूझकर किया गया काम है।
एक इंजीनियर के मुंह से निकल पड़ा कि यह तो कोई अंदर का आदमी ही कर सकता है। आरव ने कहा कि उसे सिर्फ 10 मिनट चाहिए। अगर वह गलत हुआ तो वह खुद यहां से चला जाएगा। वेदांत ने बिना किसी हिचक के कहा कि शुरू करो। कुछ इंजीनियर अब भी असहज थे, लेकिन किसी में विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। औजार दिए गए, स्क्रू ड्राइवर, प्लास और इंसुलेटेड टूल्स। आरव ने बिना वक्त गंवाए काम शुरू किया। वह तारों को पहचान रहा था, जैसे वे उसके पुराने दोस्त हों। उसने गलत जुड़े तारों को अलग किया और फिर उन्हें सही क्रम में जोड़ दिया। स्क्रीन पर डेटा बदलने लगा, प्रेशर लेवल स्थिर होने लगा। कमरे में खड़े लोग सांस रोके सब देख रहे थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब एक बच्चे के हाथों हो रहा है। 10 मिनट पूरे हुए। आरव मशीन के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने कहा कि अब इसे चालू किया जा सकता है। कुछ लोग डर गए। किसी ने कहा कि अभी मत कीजिए, लेकिन वेदांत ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने आरव की तरफ देखा और कहा कि तुम ही ऑन करो। आरव धीरे धीरे मुख्य बटन के पास गया। उसने एक पल आंखें बंद कीं, जैसे मशीन से कुछ कह रहा हो। फिर बटन दबाया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड। हर सेकंड भारी लग रहा था। अचानक मशीन के भीतर हलचल हुई। लाल लाइट बंद हो गई और उसकी जगह हरी लाइट जल उठी। पूरी मशीन जाग उठी, जैसे 10 दिनों की नींद के बाद किसी ने उसे आवाज दी हो। कमरे में शोर गूंज उठा। किसी ने कहा कि यह हो गया। किसी ने तालियां बजाईं। कोई अविश्वास में सिर हिला रहा था, लेकिन वेदांत चुप खड़े थे। उनकी आंखें नम थीं और निगाहें आरव पर टिकी थीं। उन्होंने धीमी आवाज में कहा कि तुमने कर दिखाया। आरव ने सिर झुकाकर कहा कि सर, मैंने कुछ नहीं किया। मशीन खुद बता रही थी कि उसे क्या तकलीफ है। उस पल वेदांत को एहसास हुआ कि यह बच्चा सिर्फ एक हुनर नहीं, बल्कि एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसका सच अभी सामने आना बाकी है। उनके मन में एक सवाल जोर पकड़ने लगा। यह बच्चा आखिर है कौन? मशीन के चालू होते ही पूरा हॉल जैसे सांस लेने लगा। 10 दिनों से जो तनाव हवा में जमा था, वह एक झटके में टूट गया। सीखो ऐप डाउनलोड करो और अपने 100 वीडियो